तो आज हम लोग कक्षा 12 के पहले अध्याय स्टार्ट करेंगे। कक्षा 12 का पहला सीजन स्टार्ट करेंगे। एकदम फुल एनर्जी के साथ बने रहना, ठीक है ना। एकदम फुल एनर्जी के साथ एकदम एकाग्र मन करके ध्यान से देखना। जो बातें बोलेंगे उसे दिमाग में नोट करने के लिए कहेंगे, दिमाग में नोट करेंगे। कॉपी में नोट करने के लिए बोलेंगे तो कॉपी में नोट करते रहेंगे। एकदम पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका एक नाम है, थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग बोल सकते हैं विद्युत चुंबकत्व। यानी जब तक हमारा फर्स्ट बुक चलता रहेगा, जब तक हमारा फर्स्ट बुक चलता रहेगा उसमें आपको खाली केवल पढ़ना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत चुंबकत्व, और ये पूरा चैप्टर पूरा बुक खत्म हो जाएगा। तो पूरे बुक में हमें केवल पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, विद्युत और चुंबक के बारे में। अब बता दें, जो विद्युत चुंबकत्व है उसे भी दो इकाइयों में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे। दो इकाइयों में पहला इकाई है हमारा, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहला हम लोग भाग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा, बहुत आसान है। यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो माने हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, माने बोल सकते हैं विद्युत, और स्टैटिक्स माने होता है रेस्ट, विराम। स्टैटिक्स में होता है रेस्ट या बोले तो विराम। यानी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, विद्युत, या इसे हम उल्टा लिखें तो स्थिर, स्टैटिक्स हम लोग लिख सकते हैं स्थिर, रेस्ट रुका हुआ, स्थिर लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रो को लिख सकते हैं वैद्युत। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युत, या वैद्युत की भी बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत। और यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है इसे हम लोग शायद बोलते हैं बिजली गति विज्ञान। देखो, इलेक्ट्रो यहाँ पर भी विद्युत से रिलेटेड है, और विद्युत हमारा है क्या, बिजली है। और यहाँ पर डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, गति। तो केकर गति, बिजली के गति का अध्ययन किया जाएगा। जब तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा, अभी दिमाग में सेट करो कि उस समय हमें केवल पढ़ना है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत को एक और भाषा में बोल सकते हैं, वैद्युत को हम लोग बोलते हैं चार्ज, तो यहां पर बोलेंगे चार्ज माने बोले तो आवेश, यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है। दिमाग में सेट करो कि जब तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई चलता रहेगा वहां पर हमें केवल पढ़ना है तो स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ना है। और यहां पर जब आवेश गति करेगा मिलेगा बिजली, आवेश गति करेगा तभी ना बिजली मिलेगा। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे आवेश जब गतिमान होगा, गति करेगा, तो बिजली गति विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर हमको पढ़ना है, इसको अभी छोड़ देंगे यहीं तक, इसको हम लोग लेंगे। तो ये हमारा किताब फर्स्ट का पहली इकाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग यहाँ पर इकाई
1 लिख सकते हैं। तो इकाई 1 में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम बोले तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर सब कुछ बात? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बात दिमाग में अभी नोट कर लें, ये पूरा शुरू से लास्ट चैप्टर तक हम एक बात बताएंगे कि जब तक हमारा इकाई 1 अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युत चलता रहेगा चैप्टर, उसमें हमारा आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा। और गति नहीं करेगा तो इस इकाई में हम लोग 4 अध्याय पढ़ने वाले हैं। 4 अध्याय पढ़ेंगे, उस चारों अध्याय में हमारा आवेश एकदम रुका रहेगा। ये पहला आज का बेस है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग ले चलते हैं, सबसे बेसिक एकदम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का, एकदम सबसे बेसिक जो कि आप कक्षा 10 में भी नहीं पढ़े हैं, वो है हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश के पढ़ने के बाद पहला हम लोग चैप्टर लिख देंगे। पहला हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो पहले आपको आवेश के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका होगा गॉस का प्रमेय, तीसरा होगा आपका वैद्युत विभव व विभवांतर, और चौथा होगा हमारा संधारित्र। तो इन चारों चैप्टर को इकाई 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इकाई 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्थिर वैद्युत। तो हम लोग पढ़ने वाले इकाई 1 का पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग सबसे मेन पॉइंट, सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो पहला हमारा होगा आवेश का। तो आवेश हेडिंग देंगे, आवेश हेडिंग दे लो। और एक दिमाग में यही बात सेट करो कि जो आवेश है, सेट करो दिमाग में, जो आवेश है वस्तु का गुण है। इस पे हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते क्यों गुण है। आवेश वस्तु का गुण है, ये हम नहीं कह सकते भाई गुण है तो क्यों है। जैसे हम बोले कि द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है। अब ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं किसी के पास द्रव्यमान क्यों है, इस पर हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं भाई द्रव्यमान है क्यों है, हम नहीं लगा सकते। तो ये वस्तु का गुण है। ठीक, पहली दिमाग में नोट हो गया दिमाग में। यहां पर देखेंगे द्रव्यमान की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की निहित मात्रा को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। तो अब बताइए, ये हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं भाई क्यों है द्रव्यमान, निहित मात्रा क्यों है? भाई वो तो है गुण है, होना ही है, गुण तो होना ही है, किसी वस्तु में द्रव्यमान होना ही होना है, ये एकदम गुण है। वैसे हर एक वस्तु में आवेश का होना एकदम वस्तु का गुण है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे थोड़ा कंपैरिजन करके इसको समझेंगे। जो द्रव्यमान है, आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़े होंगे, जो द्रव्यमान है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे पैसा बचाए होंगे, ठीक ना, लेकिन हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे देखो द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान की बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र में एक द्रव्यमान क्या क्या कर सकता था? तो एक द्रव्यमान 2 काम कर सकता था। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हम लोग पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। तो एक द्रव्यमान 2 काम कर सकता है। पहला काम यह है कि वह अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और करता भी है। पहला काम यह है। दूसरा काम यह है कि अगर कोई गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई द्रव्यमान जाता है तो उस गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव भी करता है। जैसे पृथ्वी हमारी क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र फैलाई है, हम भी एक द्रव्यमान के पिंड है, पिंड नहीं मनुष्य है ना, लेकिन कुछ भी है द्रव्यमान के है। तो हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव कर रहे हैं, हम उड़ नहीं रहे, हमें गुरुत्वीय क्षेत्र लगाकर दबाया है, नीचे खींचा है। तो ये द्रव्यमान क्या कर रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और उसका क्या कर रहा है, अनुभव भी कर रहा है। तो 2 काम हो रहा है द्रव्यमान का। वैसे ही आप दिमाग में सेट करिए, कॉपी में नोट भी कराएंगे। कॉपी में नोट ये बात है कि जो आवेश है
वस्तु का गुण है, कैसा गुण है, तो वो भी क्या क्या कर सकता है, अपने वस्तु की चारों ओर तीन काम कर सकता है। पहला काम यह है कि चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला काम यह है, जो आवेश है वस्तु के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा काम यह करता है कि उसकी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो जो आवेश है वस्तु के चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। अब यह क्या करेगा, दूसरी बात क्या करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी करता है। तो यहां पर क्या होगा, दूसरा काम, तीसरा काम, उसका अनुभव भी करता है। अब हम परिभाषा दे सकते हैं, आवेश क्या है, वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र फैलाता है या उत्पन्न करता है और उसका अनुभव भी करता है। यही आवेश, यही वस्तु का गुण है। क्लियर, 90% क्लियर। तो आवेश वस्तु का क्या है, गुण है, जिसके कारण क्या होता है, वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने के बाद उसका अनुभव भी करता है। अब यहाँ पे बात यह है कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार के होता है। पहला जो है धनावेश, पहला जो आवेश होता है वह होता है धनावेश। अभी बताएंगे वस्तु आवेश व धनावेश व ऋणावेश क्यों होता है। तो पहले अभी दिमाग में सेट करो, आवेश दो प्रकार की होता है, धनावेश और दूसरा हमारा होगा ऋणावेश। तो आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, धनावेश और ऋणावेश। नोट कर लो इस बात को भी कॉपी में। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ती हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगला हेडिंग दे दो, आवेश की संकल्पना। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, आवेश की संकल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना थोड़ा सा। आवेश की संकल्पना क्या होता है, दो बातों को हम लेकर एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात यह है कि आप जानते होंगे इनके बारे में आप जानते होंगे। पहला जो है सोडियम और दूसरा जो है हमारा दूसरे लोग को नाम लेते हैं क्लोरीन। पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। अगर मैं एक उदासीन सोडियम तत्व की बात करें, बात को ध्यान से सुनना, अगर एक उदासीन सोडियम तत्व की बात करें तो जितने उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, एक उदासीन तत्व में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात कि जितना प्रोटॉन कहें तो वो हमारा जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी संख्या को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, अर्थात प्रोटॉन इसके अंदर कितना है, 11 है। जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यहां पर होगा 2,8,1। ठीक बात है। अब यहां पर एक बात गुण सत्य है कि हर एक तत्व, हर एक व्यक्ति की बात करें तो अपना पेट भरना चाहता है, केहू तरह, चाहे केहू के मार दी, काट दी, चाहे चुरा ली, चाहे लूट ली, पाट ली, कुछ किसी भी तरह क्या करता है, वो अपना पेट भरना चाहता है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर केमिस्ट्री की में बात करें तो वह हर एक तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़े या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े। तो यहां पर बात यह हुई कि ये सोडियम की बात है, तो यहां पर अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या एगो दान करने की। तो भाई 7 गो तो कोई दे ही ना, कहे कि भैया दे देगा ही काम छुट्टी को। तो क्या करता है सोडियम, एगो इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, अपने से एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग कर देता है। अब बताइए, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी कितनी, 10।
प्रोटॉनों की संख्या रहेगी 11। अब बताइए 10 गो माइनस 11 गो प्लस क्या होगा, प्लस का एक ज्यादा हो जाएगा। प्लस का एक ज्यादा हो जाएगा तो आपको लिखने में अच्छा लगेगा, सोडियम क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सोडियम क्या हो जाता है, प्लस का 1। इसी तरह बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉनों की संख्या होगा, अर्थात कहें तो 17। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होगा भी 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो ये होगा 2,8 होगा। अब देखेंगे इसकी बात आई तो इसका जो अब अष्टक पूरा करना होगा तो ये 7 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो कौन बेहतर रहेगा, एगो इलेक्ट्रॉन इसके लिए ग्रहण करना। 7 गो तो दे ही ना, इतना मलेच होइए लालची, कहीं से चुराने का प्रयास करता, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा भाई, सब लोग करेंगे, सब लोग कमावा करेंगे, वह है ना। का 7 गो दे, एगो दे दो, यही हाल होगा सबसे। तो यहाँ पे बात क्या होगी, एगो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होगी। एगो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 हो जाएगा। अब 18 होने से यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस का 18 हो गया, प्रोटॉन यानी प्लस का 17 हो गया। -18 प्लस का 17 का मान आएगी माइनस का 1। यहाँ पर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया, एगो ग्रहण कर लिया। क्लोरीन जो है एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया और बना लिया अपने आप को Cl प्लस माइनस का 1। चाहे माइनस एगो लिखें या माइनस का 1 लिखें, बात एक ही होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया, माइनस का 1। अब यहाँ पर पॉइंट की बात आ गई, आवेश की संकल्पना की बात आ गई। आवेश की संकल्पना यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सोडियम जो है Na+ में बदल गया, धनावेश हो गया। क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस में हो गया, ऋणावेश बन गया। यहाँ पे क्या हुआ है, लिख लेते हैं इस बात को कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ है जी, दान हुआ, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ। दान होने से कौन सा आवेश आया है, धनावेश। दान होने से आया है धनावेश। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण का लिखें, की लिखें, चलो कोनो भाव आई, कुल ग्रहण करेगा, का की भुलाते रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने से कौन सा आवेश आ रहा है, ऋणावेश। कुल मिला के हम देख रहे हैं कोई वस्तु आवेशित किसके कारण हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के दान से। कोई वस्तु आवेशित किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। यानी कोई वस्तु धनावेश होके चाहे ऋणावेश होके उत्तरदायी है तो केवल इलेक्ट्रॉन, उत्तरदायी है तो केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बात यह है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इस बात को हम लिखने जा रहे हैं, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, अर्थात कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करे तो उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसको एक और शब्दों में बयान करें तो इलेक्ट्रॉन की दान को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो रही है ना, तो एक और शब्दों में इसको बयान कर रहे हैं तो अधिक इलेक्ट्रॉन की दान बोला जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी बोला जाए। इलेक्ट्रॉन की कमी भी बोला जाएगा तभी भी हमारा क्या आएगा, धनावेशी कहा जाएगा, धनावेशी होगा। यहाँ पर हम बोले इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाए या हम बोले इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, तो भी हमारा आवेश जो है ऋणावेश होगा।
तो इलेक्ट्रॉन का दान बोले या इलेक्ट्रॉन की कमी बोले, आपको बोलना है वस्तु धनावेशित होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यहां पर वस्तु क्या होगी, ऋणावेश होगी। कुछ बुद्धियां सोच रही है कि प्लस प्रोटॉन के कारण आवेश की संकल्पना क्यों नहीं दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं दी जाती, प्रोटॉन भी तो एक आवेशित कण है। बुद्धियां मानी ना सोच रही है। ठीक, कोई बात नहीं, बस चुटकी में 2-3 पॉइंट ध्यान देना। दो कारण है इसके, प्रोटॉन की आवेश, प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है। इसके 2 कारण है। पहला कारण थोड़ा एक उदाहरण से समझाएंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ध्यान देना जी, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्ति कुछ इस प्रकार हैं। पहला व्यक्ति इस प्रकार है कि वह, उसकी थोड़ी दयनीय हालत है। वह जो है 20 नहीं, इतना दयनीय नहीं है, 40 केजी बना लेते हैं, 40 केजी का है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह 40 केजी का है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि थोड़ी दयनीय स्थिति अच्छी है, वह जो है उसको 80 केजी मान लेते हैं जी। दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने का है, 80 केजी। और जो तीसरा व्यक्ति है उसकी स्थिति और अच्छा है, तीसरा व्यक्ति, और उसकी स्थिति यह है, मान लीजिए वह 120 केजी का है। ठीक ना, कोई आपत्ति नहीं है ना मानने में कि 20 केजी का है, मतलब हवन, और ये 80 केजी का है और ये 120 केजी का है। अब बात को ध्यान से सुनना, तीनों लोगों को दौड़ा दें, तीनों लोगों को दौड़ा दें, दौड़ा दें तो क्या होगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कौन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, 40 केजी वाला, 40 केजी वाला तेजी से दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा, ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, दौड़ेगा ना। यानी गति में कौन कंफर्टेबल है, तो वो है 40 केजी। 120 केजी वाला नहीं, खुद परेशान है अपने शरीर से, है ना। वही हालात कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में है, वही हालात कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में है। बात यह है कि अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन mp से लिखूं तो मास ऑफ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह पता होगा आपको 1.67 × 10⁻27 केजी होता है ना। और यदि बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। फुर्सत लगेगी तो घर पे एगो काम करना, वो काम यह है कि आप क्या करना, मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देना, भाग कर देना। फुर्सत लगेगी तब, नहीं तो हम तो करबे करेंगे। वो निकल के लगभग के बराबर में आएगा, लगभग के बराबर, लगभग के बराबर में आएगा, 1837 गुना आएगा, 1837 गुना आएगा। कुछ लोग नोट करने लगे, वाह भाई वाह। तब mp अगर लिखें, mp यानी मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हुआ, लगभग के बराबर में किसके आएगा, किसके आएगा बोलो, 1837 यानी 1837 गुणे हो जाएगा me। अगर मान लो, माने में कुछ लगी ना, मान लेना है, मान लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 1 केजी है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 किलो हुई। देखने से लग रहा है ना। तो यहां पर देख पा रहे हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन से इतने गुना है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 किलो है तो इसका होगा 18 कुंटल 37 किलो। अब बताओ ये क्या गति में संभव रही,
अरे भाई बोलो, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए वह क्या है, गति में संभव है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए संकल्पना दी जाती है। दूसरा कारण यह है, आप पढ़े होंगे, इनको मोटे पतलू को मिटा देते हैं, ठीक ना, बाकी इनका काम हो गया। यहाँ पर आप पढ़े होंगे, जो प्रोटॉन होता है वह कहाँ स्थित होता है, जो प्रोटॉन है वह नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में कौन कौन रहते हैं, नाभिक में और रहते हैं प्रोटॉन और रहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दुनिया का सबसे एक खतरनाक बल लगता है, वह है नाभिकीय बल, सबसे बड़ा बल है। अब ओकरा से आगे कोनो बल नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिक के अंदर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल। अब क्या होता है कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, तो यहाँ प्लस समस्त धनावेश केंद्र में ही माना जाता है, प्लस माइनस के बीच एक वैद्युत बल लगता है, लेकिन वैद्युत बल उतना प्रबल नहीं है जितना कि नाभिकीय बल है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक दूसरे से इतने प्रबल नाभिकीय बल में बंधे हैं कि यह निकलकर नाभिक से बाहर जा ही नहीं सकता। दोनों क्लियर हुआ कारण? तो पहला कारण यह है कि जो द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, अर्थात द्रव्यमान भारी होने के कारण गति में संभव नहीं है। दूसरा कारण यह है हमारा कि जो प्रोटॉन होता है नाभिक में उपस्थित प्रबल नाभिकीय बलों से बंधा रहता है, जो कि गति में संभव अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। जब तक गति नहीं होगा तब तक हमारा आवेश मिलेगा नहीं। इस तरह आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। क्लियर? 90% की 100% याद हो गया, ठीक है ना? तो जाकर लाइक जरूर कर देना।